चलो लास्ट में हम लोग पढ़े थे एम्पलीट्यूड के बारे में साउंड में। चैप्टर कौन सा चल रहा है? साउंड। साउंड में हम लोग साउंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे लास्ट में टॉपिक एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। अब रिलेशन देखेंगे एम्पलीट्यूड का, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। किस तरह से ये लोग आपस में इंटर रिलेटेड हैं और कनेक्टेड हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड थोड़ा सा हम बता देते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब किसी भी वेव को या हम साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई करने का कहने का मतलब क्या होता है? जब हम उसको बढ़ा देते हैं, समझ गए ना, ज्यादा जोर का कर देते हैं। मतलब एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई इज एक इंग्लिश वर्ड। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ा देना। अगर हम किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, दैट मींस आई एम एम्पलीफाइंग दैट थिंग, ठीक है ना। उसको फिजिक्स में हम लोग यूज किए एम्पलीट्यूड के नाम से, ठीक है ना। एम्पलीफाई करना मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, समझ गए ना। तो आवाज को अगर हम बढ़ा दे रहे हैं, माइक में अगर बोल रहे हैं या बॉक्स लगा करके अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो उसका क्या काम होता है बॉक्स लगाने पे? या फिर जो ऊपर में हम लोग एक तो चोंगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं चोंगा, लगाते हैं, उसका क्या काम होता है? उसका यही काम होता है ना, आवाज को दूर तक फैलाना और ज्यादा तेज पहुंचाना, जोर का पहुंचाना, ठीक है ना। तो ये हुआ। तो हम लोग साउंड में उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब बढ़ के आना, साउंड, समझ गया ना। अब साउंड वेव होता है, ये तो हमको पता है। तो वेव जब होता है तो वेव होता है, तो साउंड वेव होता है, तो वेव ऐसे चलेगा। वेव ऐसे चलेगा ना भाई? वेव ऐसे चला। हम लोग नदी में या कहीं पे भी तालाब में पत्थर मारते हैं तो इस तरह से वेव उठता है ना। तो वेव है, ठीक है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा? मतलब तेज हो जाएगा आवाज। तो इसका पीक और ट्रफ, ठीक है ना। पीक इसको, ट्रफ नीचे, ये तो बताए थे। तो पीक बढ़ जाएगा और ट्रफ भी बढ़ जाएगा। ये हो गया इस तरह से, तो एम्पलीट्यूड हो गया। और कोई दिक्कत? ये पुराना हम रिवाइज करा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या रिलेशन है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो सब कोई जानता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखेंगे इसमें कि स्पीड बराबर जो है वो लैम्डा बाय टी भी लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ यहाँ पे कर रहा है और टाइम में यहाँ पर टाइम पीरियड बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और स्पीड में क्या रिलेशन है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये सबको जान रहा है, ठीक है ना। ये तो सब जगह यूज होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम से ही हम लोग निकालेंगे किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड हो गया। अब स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ? नहीं, हर्ज तो उसका ये होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। अब देखो बताते हैं कैसे। हमारा जो है, जो वाइब्रेशन होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। साउंड जो निकलता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में रहता है। कंप्रेस करता है, रेयरफैक्शन करता है। ये लिखे देखो स्पीड ऑफ साउंड का क्या डिफिनेशन होगा? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड का डिफिनेशन क्या हम लोग लिखेंगे? द पॉइंट इन रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। देखो
a point in compression और rarefaction। अब compression और rarefaction क्या होता है ये तो पता होगा, Yes, तो sir. बताए हैं, Yes. ठीक है ना। वेव्स जो बनता है वो compaction और Yes, sir. compression और rarefaction से ही बनता है, ठीक है ना। तो the point in compression or rarefaction travels per unit time, समझे ना, per unit time travels per unit time is called speed of sound। अब देखो ये per unit time क्यों बोलता है भाई, per unit time क्या होता है, unit of time क्या होता है, पर यूनिट टाइम होता है, यूनिट ऑफ टाइम क्या, सबसे यूनिटी टाइम का क्या होगा, सेकंड, सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या होगा, सेकंड। तो पर यूनिट टाइम करने का मतलब एक सेकंड में जो मेरा पॉइंट है वो कंप्रेशन का या रेयरफैक्शन का वो कितना ट्रेवल कर पा रहा है, कितना ट्रेवल कर पा रहा है, उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड। समझ गए बात को? पार्टिकल्स तो अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है ना, लेकिन जो वेव है वो तो ट्रैवल कर रहा है, वेव मेरा ट्रैवल कर रहा है ना जी। तो वेव जब ट्रैवल कर रहा है तो कभी वहां पे कंप्रेशन बना रहा है, कभी वहां पे रेयरफैक्शन बना रहा है, समझ गया ना। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को ये जो वेव है मेरा ट्रैवल करने में, जैसे हम कंकड़ मारे, कंकड़ मारे तो वो जो वेव उठा वो वेव को ट्रैवल करने में पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितना बार ट्रैवल कर रहा है। जैसे ज्यादा जोर से मारे देखते हो तेज भागता है, तेज भागता है, धीरे से मारे हल्का हल्का भागता है ना। कभी नदी में गए हो, नदी में तैरने वैरने, जब अगल बगल से कोई नाव गुजर जाता है तो कैसे हिलोड़े मारता है, आता है ना, वेव बनता है ना, वही वेव होता है, समझ गया ना। तो पर यूनिट टाइम जो है उसको स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड का डिफिनेशन तो यहाँ पे देख लिया, ठीक है। दूसरी चीज अब देखेंगे यहाँ पे, डिराइव करेंगे कैसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन है कैसे। तो हम लोग तो जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड मतलब v से इसको डिनोट किए, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या गलती कर रहे हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखेंगे डिस्टेंस क्या, तो वेवलेंथ के बीच में डिस्टेंस, मतलब वेव्स के बीच में डिस्टेंस, तो वेव्स के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो वेवलेंथ कहलाता है। अरे कहलाता है कि नहीं? दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस जब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। दो बड़ा वाला जो पीक होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस बनता है उसको वेवलेंथ ही बोलते हैं। तो उसको हम यहाँ पर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको हम लैम्डा से रिप्लेस कर दिए, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। डिस्टेंस नीचे हो गया टाइम, टाइम है। अब टाइम को किससे रिप्लेस करें, टाइम से रिप्लेस करेंगे टाइम पीरियड से, समझे ना। टाइम पीरियड हम पहले पढ़ा चुके हैं। टाइम पीरियड कहते हैं किसको, टाइम पीरियड कहते हैं जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन, अब ऑसिलेशन पूछोगे क्या होता है ये भी पहले बता चुके हैं। ऑसिलेशन जो वेव्स ट्रैवल हो रहा है, मतलब एक बार जो वेव ऐसे करके ऐसे ट्रैवल हुआ, एक इसको कहते हैं ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन, वेव के एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर दिए किससे, टाइम पीरियड से। किससे रिप्लेस कर दिए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से, ठीक है ना। तो ये लैम्डा बाय टी हो गया, यहाँ v तो है ही, तो वेलोसिटी बराबर लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, मतलब वेवलेंथ और टाइम पीरियड से इसका कनेक्शन तो हम जोड़ ही दिए, कहीं ना कहीं से जुड़ गया। अब एक और चीज हम पहले पढ़े थे जो कि हम लोग भूल गए, लेकिन हम लोग को याद रहना चाहिए था। क्या पढ़े थे, जब हम लोग वेवलेंथ पढ़ रहे थे तो एक और चीज पढ़े थे कि वेवलेंथ जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, नहीं सॉरी, टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। ये हम लोग पढ़े थे। मतलब रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि अगर
1/t रहेगा तो इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, समझे? रेसिप्रोकल मतलब क्या? उल्टा। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, इस तरह से टेढ़ा भी बना दिए तो फ्रीक्वेंसी को दिखा दिए हम लोग, समझ गए ना? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं 1/t। अरे हाँ कि ना? समझ में आया? यस ये रेसिप्रोकल है इसके, मतलब अगर हम t लिखना चाहेंगे, ये भी समझ लो, ये भी वाइस वर्सा है, मतलब उसका अपोजिट भी सही है। मतलब t बराबर अगर हम करेंगे तो 1/t न्यू, यस सर तभी तो रेसिप्रोकल हुआ। यस सर ये एक दूसरे का उल्टा है, समझ गए ना? कैसे होता है? एक आदमी दूसरे का अपोजिट होता है, एक सीधा होता है तो एक बदमाश होता है, समझ गए ना? वैसे ही सीधा आदमी बनना है, टेढ़ा नहीं बनना है, ठीक है ना? तो टाइम पीरियड बराबर 1/न्यू होता है, न्यू बराबर 1/t होता है। तो यहाँ पर 1/t हमको दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर कहीं पे दिख रहा है? लैम्डा इनटू 1/t कर सकते हैं। यस सर 1/t यहाँ दिख रहा है सबको, तो 1/t के जगह पर हम क्या न्यू लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अगर लैम्डा को ऐसे कर दें, लैम्डा इनटू 1/t, ठीक है? तो यहाँ t हमको 1/t नजर आ गया। अब हम इसको आगे बढ़ा करके लैम्डा इनटू न्यू ऐसे कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं कि नहीं? तो v बराबर क्या अंतिम में निकला हमको? लैम्डा इनटू न्यू। मतलब यहाँ पर देखो लिख देते हैं, स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये हमारा फाइनल निकल के फॉर्मूला है। अरे समझ में आ रही है बात? यस सर कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम? आप लीजिए के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टर्म इंटेंसिटी जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं है साउंड में, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि इंटेंसिटी होता क्या है। इंटेंसिटी होता क्या है? हम लोग जब कॉमन लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो इंटेंसिटी को लाउडनेस से मतलब कंपेयर करते हैं। अगर हम बोलेंगे कि मेरा इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो तुम लोग मिसकंसेप्शन मतलब मिसकंसेप्शन में ये बोलोगे कि आप मतलब आप ज़्यादा लाउडली बोलते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ गए ना? इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों डिफरेंट चीज़, ठीक है ना? जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे लाउडनेस बढ़ता है, हम हाई पिच में बोल रहे हैं, हाई पिच में बोल रहे हैं तो लाउडनेस बढ़ जाता है। इंटेंसिटी इज डिफरेंट थिंग, समझ गए ना? इंटेंसिटी मतलब साउंड का गहराई, गहराई मतलब कि घनत्व, समझ गए ना? घनत्व, तो कहने का मतलब घनत्व इन द सेंस कि साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी जो है वो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना ट्रैवल कर रहा है, समझ गए? उसको कहते हैं साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। घनत्व, घनत्व हम बोले सिंपल भाषा में, इंटेंसिटी मतलब घनत्व। क्यों इंटेंसिटी घनत्व बोल रहे हैं? पर यूनिट एरिया का बात आ रहा है। पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में क्या आता था? सेकंड आता था, सेकंड आता था। यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब एक इकाई, यूनिट क्या बोलते हैं? इकाई, समय का एक इकाई, तो समय का इकाई सबसे क्या है? सेकंड। तो ऐसे ही इकाई बोलेंगे, तो ऐसे इकाई में क्या होगा? mm हम बोल सकते हैं, मीटर हम बोल सकते हैं, सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो कोई सा भी यूनिट उसमें मान सकते हैं एरिया में, समझ गए ना? mm जनरली माना जाता है कि 1 mm, mm जनरली माना जाता है कि मिलीमीटर, उसको इकाई माना जाता है, समझ गया ना? एरिया में तो एक सॉरी mm स्क्वायर एरिया है ना, mm स्क्वायर, ठीक है ना? तो एरिया है तो mm स्क्वायर मानेंगे कि एक इकाई में, एक इकाई mm स्क्वायर में, एक 1 mm स्क्वायर में से कितना साउंड एनर्जी एक सेकंड में पास हो पा रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का बस डेफिनेशन लिख लीजिएगा।
A sound energy passing through 1 second in per unit area is called intensity of sound. एक चीज और लिख लेंगे, ठीक है? ये 2 पॉइंट और हम लोग स्पीड ऑफ साउंड पढ़ लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पढ़ लिए, पढ़ लिए ना। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। स्टेट वाइज डिपेंड करता है। स्टेट वाइज कैसे डिपेंड करता है? जैसे कि कोई भी पार्टिकल है उसका 3 स्टेट में वो रह सकता है, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना, मीडियम। तो हम बता चुके हैं कि मीडियम के अनुसार स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज होते रहता है, ठीक है ना। और साउंड में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे साउंड डिपेंड करता है, कुछ प्रॉपर्टीज है साउंड का कि जिस पे डिपेंड करता है। लेकिन उन सब प्रॉपर्टीज में सबसे जो जरूरी प्रॉपर्टी होता है वो टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या इसमें कहना है कि साउंड का स्पीड जो है, टेम्परेचर बढ़ने पर साउंड का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, समझ गए ना। जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, इस रूम का टेम्परेचर अभी मान लो है 30 डिग्री, ठीक है। इस रूम का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री है, मतलब हवा का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है। अगर इस रूम का टेम्परेचर को हम बढ़ा करके 50 डिग्री कर देते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, समझ गए बात को। मतलब ज्यादा तेजी से तुम्हारे तक मेरा आवाज पहुंचेगा, मतलब ऐसा लगेगा तुमको कि हम जो बोल रहे हैं ना बहुत तेज तेज बोल रहे हैं। वैसे किसी किसी का आवाज होता है एकदम तेज तेज बोलता है, समझ गया ना। जैसे गाना सुनते हो या वीडियो देखते हो तो देखो ना उसमें फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, फास्ट फॉरवर्ड कैसे तेज तेज बोलने लगता है अचानक से, देते तो हम बोलेंगे सिंपल अपने ही आवाज में, लेकिन तुमको लगेगा कि अरे बड़ा तेज तेज सर बोल रहे हैं, वो तेजी तेजी सुनाई दे रहा है, लाउड नहीं, तेज तेज, समझ रहे हो ना। मतलब कि फास्ट सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सही, फास्ट सुनाई दे रहा है तुम लोग को, समझ गया ना। ये लगेगा तुमको। तो यही होता है कि टेम्परेचर के अनुसार जो है स्पीड ऑफ साउंड में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है, समझ गए ना। अब देखो स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो कैसे होगा। स्टेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा होता है साउंड का स्पीड। क्या होता है? सबसे ज्यादा स्पीड होता है सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। उसके बाद होता है लिक्विड स्टेट, उसके बाद होता है गैसेस स्टेट में। मतलब कि हवा में जो हम बातें कर रहे हैं वो सबसे लीस्ट स्पीड है साउंड का, समझ गया ना। सबसे तेज कहाँ आवाज सुनाई देगा? सॉलिड में, समझ गए। इसीलिए अगर ट्रेन के पटरी पर अगर हम कान लगाएंगे, समझ गया ना, तो ट्रेन अगर 2 किलोमीटर दूर भी होगी तो भी हमको यहाँ पर कान में आवाज सुनाई देगा, वाइब्रेशन आवाज सुनाई देगा कि ट्रेन आ रही है, समझ गया ना। इस चलते ट्रेन पर पटरी पर मरने वाला कभी ये नहीं बोल सकता है कि हम गलती से मर गए, समझ गया ना। गलती से कैसे मर सकते हो भाई? हो ही नहीं सकता है। तुम अगर लेटे हुए हो तो तुमको सुनाई देगा कि ट्रेन आ रही है, वाइब्रेशन तुमको पता चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बुलेट ट्रेन का बात अलग है जो अभी नया चलने वाला है, उसका बहुत स्पीड होता है, समझे ना। उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इस चलते उसमें संभलने का मौका नहीं मिलता, उड़ा देगा उसी का। लेकिन जो सिंपल ट्रेन है उसमें आपको सुनाई देगा, समझ गए ना। तो इसमें देखो अब क्या होता है, स्टेट ऑफ मीडियम। स्टेट ऑफ मीडियम में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है। देखो वाटर एक ऐसा है, सबसे सिंपल एग्जांपल से तुमको बताते हैं। वाटर एक ऐसा है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है।
पाया जाता है कि नहीं? बर्फ बना दो तो सॉलिड स्टेट, पानी जो हम लोग पीते हैं तो लिक्विड स्टेट, और गैसेस स्टेट में मतलब उसको भाप बना दो तो वो गैसेस स्टेट। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हुआ क्या, उल्टा हुआ। देखो क्या हुआ, उल्टा हुआ। देखो हम तुमको क्या बोले कि टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, लेकिन कब? जब उस सेम स्टेट में है तब, समझे? मतलब सॉलिड है तो हाँ, सॉलिड में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चाहे गैस में, गैसियस स्टेट में है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तब स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। समझ गए? जैसे तपती हुई गर्मी में अगर लोहा में या पटरी में अगर हम सुनेंगे तो ज्यादा सुनाई देगा, हम मान रहे हैं, समझ गए ना? लेकिन जैसे ही स्टेट ऑफ साउंड, जैसे ही स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, मीडियम जैसे ही चेंज हुआ, तो इसका उलट होता है। जैसे सॉलिड, हम तुमको क्या बताएं, सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होता है, मतलब बर्फ, बर्फ को हम अगर गर्मी देंगे, टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड लिक्विड बनेगा। तो उसका स्पीड तो ज्यादा होना चाहिए, उस अनुसार तो ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन उसके अनुसार तो वो कम गया स्पीड, लिक्विड में तो कम गया स्पीड। अरे कमा कि नहीं कमा? अब लिक्विड में हम और ज्यादा गर्मी देंगे तो वो कन्वर्ट किस में करेगा? गैस में करेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा, तो वाटर वेपर में तो स्पीड और कम। तो जब तक स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, समझे ना, तब तक टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा तो साउंड का जो है मतलब स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जैसे ही स्टेट चेंज होगा तो साउंड का स्पीड में डिक्रीमेंट होगा। समझ गए ना? मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैसियस में सबसे कम। समझ गया ना? तो अगर हम यहाँ पर ब्लॉक बना करके अगर बताएं, ये सॉलिड है, ठीक है? ठीक है? यस सर। अब उससे कन्वर्ट हुआ किस में? लिक्विड में। लिक्विड हायर, ठीक है? इससे कम हुआ, ठीक है ना? कमा इसमें, ठीक है? गैस, गैस में क्या हुआ? स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम हुआ। लोएस्ट, ठीक है? ये हो गया स्टेट ऑफ मीडियम में, ठीक है? ये समझ गए? अब यहां पर हम लोग लिख देते हैं पॉइंट बना के लिख देना, when temperature increases in a physical state of matter, the speed of sound also increases। समझ गए? इसको उतारिए। अब बस एक चीज इसमें बचा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली में होता क्या है, क्या माने हैं, समझे ना? क्या मानना चाहिए हमको?
तो एक्चुअली में देखो क्या होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि जैसे जैसे हम एक स्टेट में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, ये तो हमको पता चला ना। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एयर में, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एयर, ठीक है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब एयर है तो साउंड का स्पीड कितना होगा, 331 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है या किलोमीटर पर आवर में होता है, समझ गया ना। तो ये कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड है, समझ गया ना। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये यूनिट जो है ये किताब में लिखा हुआ आपके दिखेगा मीटर सेकेंड इनवर्स, समझे ना। मतलब सेकेंड जो नीचे है उसको ऊपर कर दिए तो इनवर्स हो गया, समझ गया ना। तो इससे घबराने का नहीं है, समझ आ गई बात। अब एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एट रूम टेम्परेचर, मान के चलो कि रूम टेम्परेचर है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर मान के चलते हैं कि रूम टेम्परेचर जो है 22 से 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो एयर में 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर जब रहेगा तो कितना हमारा स्पीड रहेगा, 344 मीटर पर सेकेंड, समझ गए ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसको देख के थोड़ा घबरा मत जाइएगा एग्जामिनेशन में, समझ गया ना। ये क्या दे दिया भाई, हम तो मीटर पर सेकंड पढ़े थे, ये ऊपर में कहां से -1 आ गया, समझ गया ना। घबराने का नहीं है, सेम चीज है, अंडरस्टैंड। एवरीथिंग इज क्लियर। अगले बार रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको उतार लीजिए और लेक्चर खत्म करते हैं।